हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो है दोस्तों कि जो नए अधिवक्ता हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस 3 से 4 साल की हो गई है, जिनको 5 साल हो गए हैं, तो वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हर नए अधिवक्ता के साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी पोजीशन है, उसको आप कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जो क्लाइंट आते हैं उन क्लाइंट से आपको फ़ीस कैसे लेनी है, वो भी आपके मन मुताबिक। तो फिर इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है। ठीक है, चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है ये है कि जो नए अधिवक्ता हैं, जो यंग लॉयर हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो क्लाइंट के पास से जो अपनी जो फ़ीस है वो नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने पार्टी ने आपने कहा उसको, क्लाइंट को, कि भाई मेरी फ़ीस तो है भैया 10,000 रुपये है। फिर वो क्या कहेगा आपको कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 5,000 रुपये ही है। ठीक है, फिर आप की सबसे बड़ी गलती क्या रहेगी कि आप उसको ये बोलेंगे कि चलो ठीक है, आप 5,000 रुपये मेरे को दे दीजिए, फिर 5,000 रुपये आप बाद में दे देना। ठीक है, तो उससे ये होगा कि दोस्तों जो आपकी जो वैल्यूएशन थी, जो आपकी मार्केट वैल्यू थी, जो पहले 10,000 रुपये की थी, वो घटकर अब आ गई है 5,000 रुपये के ऊपर। अब जो वो क्लाइंट है वो बाहर जाएगा तो वो क्या कहेगा कि इन वकील साहब ने तो मेरा काम 5,000 रुपये में ही कर दिया। ठीक है, उसको पता है कि मेरा काम होने के बाद मेरे को पैसे देने हैं नहीं। ठीक है, और फिर उसको ये भी पता है कि आपके पास तो वैसे ही काम है, आप कहाँ उसके पीछे चक्कर लगाओगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी फ़ीस है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 15,000 हो, चाहे वो 20,000 रुपये हो, कभी भी आपको कम पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी फ़ीस है, मान लीजिए 15,000 रुपये आपकी फ़ीस है दोस्तों। ठीक है, आपने देख लिया, अभी आपका काम समझ में आ गया, भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है। ओके, तो दोस्तों जब वो बोले कि भाई मेरे पास 5,000 रुपये है, तो आप ये बोलिएगा कि आप 5,000 रुपये तो मेरे को दे जाइए, लेकिन जो आपकी फ़ाइल है उसमें कोई प्रोसेस नहीं होगी, वो ऐसे ही रखी रहेगी मेरे पास, या फिर आप ले जाइए। ठीक है, क्योंकि जब आपको जाना है जयपुर से दिल्ली, ठीक है, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो जयपुर से दिल्ली का किराया लगता है अपने मान लीजिए 500 रुपये, और आप मेरे को दे रहे हैं ओनली 300 रुपये। जो 300 रुपये किराया है वो तो बहरोड का ही है। ठीक है, तो फिर दिल्ली कैसे पहुंचूंगा मैं तो बहरोड ही पहुंचूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जहां पर हूं वहीं पे ही रहूं। इसलिए आपको मेरे को कंप्लीट फ़ीस पे करनी है। हाँ, यदि आपके पास नहीं है तो आपने मित्र, रिश्तेदार या फिर दोस्त के पास से ऑनलाइन मंगा लीजिए। ठीक है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा चला है दोस्तों, इसमें आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन माध्यम से फ़ोन पे हुआ, ठीक है, गूगल पे हुआ, ठीक है, उनके माध्यम से तुरंत पैसा आ जाता है फ़ोन में, और कोई क्लाइंट, कोई पार्टी आपको पैसे देने से मना नहीं कर सकती है दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरे टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों कि जब आप पार्टी के पास से पैसा मांगते हैं तो आपको घबराहट होती है। ठीक है, घबराहट आपको क्यों होती है कि मान लीजिए आपने उनसे मांगे कि भाई मेरी फ़ीस तो 21,000 रुपये है। ठीक है, आपने बोल दिया, तो आपने 21,000 बोल दिया उसको। ठीक है, फिर आपके मन में ये डर रहेगा कि मैंने फ़ीस तो बता दी इनको 21,000 रुपये। ठीक है, और मैं केस हार गया तो, ठीक है, हार गया तो, या फिर जो व्यक्ति है वो आपका मिलने वाला निकल गया। ठीक है, या फिर कोई अन्य कारण है।
जिसकी वजह से आप क्लाइंट के पास से पूरी फ़ीस वसूल नहीं कर पाते। और जो पोजीशन आपकी 10 साल पहले या 1 साल पहले या 5 साल पहले जो आपकी स्थिति थी, आप बस उसी पे ही अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आपने अपने आप में कुछ अपडेट ही नहीं करा, आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने 5 साल आपने वकालत के ख़राब करे हैं, इसमें आपने कुछ ही नहीं सीखा। जो आपके साथ वाले थे उन्हें आज उनके पास गाड़ी है, बंगले हैं, उनके पास खुद का चैम्बर है, और आप आज भी गेट के बाहर खड़े होकर क्लाइंट का इंतज़ार करते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अपने मन में से उस डर को निकाल के बाहर फेंक देना है कि अगर मैं ज़्यादा फ़ीस मांगूंगा तो जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे को छोड़ जाएगा, या जो थोड़े मोड़े पैसे आ रहे हैं ये भी चले जाएंगे। ये इसको मन में से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपकी जो फीस है 100% मानते हैं अपन। 100 क्लाइंट आए आपके पास, ठीक है, उनमें से आपने आपकी फ़ीस रखी 21,000 रुपये, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ दोस्तों, जो 100 में से आपके जो क्लाइंट है वो 40 क्लाइंट आपके पास आए, और पहले जो 100 क्लाइंट आते थे उनकी जो आपकी फ़ीस थी वो थी 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन उस 5,000 रुपये के अंदर भी क्या करते थे, बस 50 लोग ही आ पाते थे 5,000 रुपये में, ठीक है। तो ये कितने हो गए यहाँ पे, ठीक, 500 रुपये मान लेते हैं, सीधा सिंपल सा रहेगा। पहले अपने जो फ़ीस थी 100 आदमियों पे अपनी जो फ़ीस थी 500 रुपये, तो इसमें से 500 रुपये भी बहुत आधे 80% लोग ने अपने को 500 रुपये दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस हो गई अपनी 40,000 रुपये, ठीक है। और वहीं 100 आदमियों की अपन ने फ़ीस रखी 2,000 रुपये, इसमें से अपने पास आए 4 आदमी, 40 आदमी आए 100 में से, गुना करते हैं 2,000 रुपये से, तो कितने हो यहाँ पे 40 दूनी 80,000 रुपये हो गए। देखिए आप अपने आप अंतर देख लीजिए, ठीक है। जहाँ आपके पास 80 क्लाइंट थे, आपके पास काम का बर्डन भी था, ठीक है, वहाँ जाकर आपने इतनी साल भर मेहनत करी, माथा खपाया, दिमाग लगाया, और आपने मात्र 40,000 रुपये ही कमाए। और वहीं आपके पास क्लाइंटों की संख्या कम थी, 100 में से 40 क्लाइंट ही थे, बट आपने यहाँ पे जो आपने फ़ीस थी उसको यहाँ पर 4 गुना कर दिया, 4 टाइम कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गई 2,000 रुपये। और ये 40 क्लाइंट थे, इससे आधे क्लाइंट ही थे, यहाँ पे तो 80 क्लाइंट थे अपने पास, और यहाँ पे 40 ही हैं, इससे आधे थे। फिर भी आपने देखिए पूरे साल के अंत में आपने 80,000 रुपये कमा लिए। आई बात समझ में। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये समझाने प्रयास कर रखा हूँ कि हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है, ठीक है। हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमें अच्छे क्लाइंट चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अच्छा पैसा कमाना है, हमें कचरा इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपन टिप्स की। तो देखिए जो पहले टिप्स है दोस्तों वो है डर पैदा करना। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, वो बोलेगा कि सर मेरे साथ किसी ने मारपीट करी है, मेरे को रजिस्ट्री करवानी है, मेरे को डिवोर्स करवाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको। तो जैसे दोस्तों वो आपके पास आए और अपना मैटर बताए, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, उसको बुलाना है, बैठाना है, ओके, और फिर उसको बोलना है कि भैया तेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके जो दस्तावेज़ है वो देखने हैं, भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तुम्हारा क्या मैटर था वो बताओ, तुम्हारे खिलाफ़ FIR दर्ज हुई तो वो दिखाओ, नहीं हुई तुमने क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई वो दिखाओ, जो तुम्हारे गवाह हैं, जो तुम्हारी साइड हैं वो बताओ, उनसे मेरी बात करवाओ, जो तुम्हारे अपोजिट में हैं उनके बारे में मेरे को बताओ। इस तरह से आपको पूरी प्रक्रिया को समझना है, ठीक है। यहाँ पे पैसे की बात नहीं करनी है, पहले आपको पूरा मैटर समझना है, ठीक है। समझ लिया आपने पूरा मैटर, अब आगे देखते हैं।
दोस्तों फ़ीस मांगने से पहले आपको उसको अपनी जो प्रोसेस है, जो आप करेंगे, जो आपका काम है, वो दिखाना पड़ेगा उसको कि भाई मेरे को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। पहली बात, आपने मुकदमा सुन लिया, उसका दस्तावेज़ भी देख लिए, गवाह से बात कर ली, सब समझ में आ गया। तो आप पहले क्या करेंगे, परिवाद को टाइप करवाएंगे कि भैया देखो मेरे को पहले परिवाद को टाइप कराना पड़ेगा, फिर आपको वकालतनामा देना पड़ेगा, ठीक है, उस पर उसके साइन होंगे, फिर मेरे को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपके साइन होंगे, फिर जो आपके जो गवाह हैं उन गवाहों की जो सूची तैयार होगी, फिर कोर्ट में एफआईआर पे कोर्ट से एफआईआर लगवाएंगे, ठीक है, एफआईआर दर्ज कराएंगे आपके विरुद्ध, मतलब आपकी जो पार्टी है उसके खिलाफ है, फिर पुलिस वाले चालान पेश करेंगे न्यायालय के अंदर, ठीक है, फिर गवाह करवाएंगे आपके न्यायालय के अंदर। तो इस तरह से आपने पूरी प्रोसेस समझाने के बाद उसको बोलना है कि भैया ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इन प्रोसेस में मेरा खर्चा आएगा 51,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। फिर पार्टी आपसे क्या कहेगी, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मेरे पास तो मात्र 20,000 रुपये है, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। तो आपको क्या कहना है, भैया देखिए 20,000 रुपये हैं और अभी आपका जो केस है वो आपके विपक्ष में है। देखिए अगर आज आपने पैसा खर्च नहीं करा, ठीक है, आज आपने पैसा खर्च नहीं करा, तो जो आपका विपक्ष वाली पार्टी है वो आपसे ज़्यादा पैसे खर्च करेगी और आपको जेल में डलवा देगी, ठीक है, ठीक है। अगर आज आपने पैसा नहीं खर्च करा तो आपके जो विपक्ष वाली पार्टी है वो ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको जेल में डलवा देगी। फिर मेरे से मत कहना कि वकील साहब आपने कुछ नहीं करा, ठीक है। और जो आप 20,000 रुपये की बात कर रहे हैं, इन 20,000 रुपये से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 20,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आपके पास 3 से 5 दिन का समय है, यदि आप पूरी फीस जमा करा देते हैं तो फिर मैं आपका केस देख लूँगा, उसके बाद मैं कार्रवाई शुरू कर दूँगा, लेकिन इतने मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने यार दोस्त से मंगा लीजिए, मित्र से मंगा लीजिए, कोई रिश्तेदार उसके पास से फ़ोन पे करवा लीजिए, गूगल पे करवा लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। आपको हमेशा जो अपनी फ़ीस लेने का जो डेकोरम है दोस्तों, उसको हमेशा कायम रखना है, ठीक है। जो फ़ीस लेने का जो आपको डेकोरम है ना, डेकोरम, उसको हमेशा बना के रखना है दोस्तों। इसको मत तोड़ देना, क्योंकि अगर ये टूट गया ना तो फिर आप क्या, आप ये छुट्टे पुट्टे वकील बन के रह जाओगे। अरे यार वो वकील साहब तो, अरे उनकी फीस 51,000, अरे खाएगा 51,000 है, वो तो 11,000 में कर देगा यार, मेरा केस लड़ा था ना, मेरे जानकार केस लड़ा था उसने, ठीक है। ये मेरे जो मित्र था मिलने वाला, उसको उसने 21,000 बताए थे, फिर मैंने 10,000 में शॉर्ट आउट करवा दिया। तो फिर आपके बारे में लोग ऐसी बातें करेंगे, इसलिए हमेशा आपको फ़ीस का डेकोरम मेंटेन करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर आप कहेंगे अजय वकील साहब, फिर बाद में हमारे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे, 1-2 क्लाइंट आते हैं वही भग जाते हैं फ़ीस का नाम सुनते ही, उसका इलाज भी है हमारे पास। देखिए अब आपको ये बोलना है कि इसे चार्ट बनाना है, तो पक्ष का एक विपक्ष का, चलो ये आपकी पार्टी है ए पार्टी और ये आपकी है बी पार्टी। तो वो बोलेगा कि भैया मेरी जो 51,000 रुपये फ़ीस है आपको ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो इधर जो आपकी बी पार्टी है, अगर उसने, आपने यहाँ 20,000 रुपये अपने पास रखे, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको जेल करवाना चाहती है तो वो 1,00,000 रुपये भी तैयार खर्च करने को तैयार है। अब देख लीजिए, अगर उसने 1,00,000 रुपये खर्च करके आपको जेल करवा दिया तो फिर ये बताइए आपके जो 20,000 रुपये है ये किस काम के, जो आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी वो किस काम की, जो आपके
आप अपनी नज़रों में गिर जाएंगे वो किस काम की। ठीक है, समाज में आपकी इज्जत गिर जाएगी वो किस काम की। जो आपका मान सम्मान था वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आपका जो मान सम्मान है वो आपके पैसे से बढ़कर है? नहीं है ना। तो फिर मैं आपको एक सही राय दे रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा, कम पैसे देंगे तो कम काम होगा। तो ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी किस में है? आपको पूरी तरह से सेफ़ रहने के लिए आपको पूरी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। और पेमेंट कितनी है? 51,000 रुपये। तो क्या आपके जो 51,000 रुपये हैं, क्या आपके इज्जत से बढ़कर हैं? क्या आपकी जो रेपुटेशन है उससे बढ़कर हैं? नहीं है ना। तो फिर टिप नंबर 3 दोस्तों, जो कम फीस देने वाले क्लाइंट हैं आपके, अगर वो जाना चाहें तो उनको जाने दें, उनको रोकें नहीं। ठीक है, अगर आपको अपना डेकोरम फिक्स करना है या आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो ऐसे छोटे मोटे क्लाइंट्स के पीछे आपको नहीं भगना है। आपको अपना एक शानदार ऑफिस ओपन करना है। ठीक है, अच्छी सी बुक्स अपने ऑफिस में रखनी है। ठीक है, डेली आपको किताबें पढ़नी है, पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, डेली जो आपके पास AIR आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, वो आपके पास रखनी चाहिए। आपके पास जो पूरा चैम्बर है आपके, उसमें अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी क्वालिटी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको अपना एक अच्छा सा डेकोरम बना के रखना है। ठीक है, अंतिम टिप्स दोस्तों, जो आपका क्लाइंट होता है दोस्तों, उसको हमेशा आपको चैम्बर में या जो आपका ऑफिस है उसमें मिलना चाहिए। आपको कभी भी अपने क्लाइंट से ना तो कोई होटल पे, ना किसी मंदिर में, ना किसी कोई गार्डन में नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने ऑफिस में बैठते हैं ना, तो आप अपना एक प्रॉपर जो एडवोकेट लगते हैं, प्लस में आपको जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो एक तरह से आपको कानूनी नॉलेज या कानूनी कॉन्फिडेंस या प्रैक्टिस का जो आपका नॉलेज है ना, वो आपको प्रोवाइड करवाता है। और बाहर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है आपको। ठीक है, वहाँ पे बैठने के बाद आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक ही चलने लग जाता है। इसलिए जब कभी भी आपके कोई क्लाइंट हो, नए हो या पुराने हो, या कोई आपसे राय मशवरे के लिए आए, उसको हमेशा आप अपने ऑफिस में ही बुलाया करिए। ठीक है, बाहर किसी से ना मिलें। कोई कहे बाहर मिलने के लिए, उसको बोलिए आप भी, मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे ऑफिस में आइए, चैम्बर में आइए, तब मिल बैठ कर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से छोटे से वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।